वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण जर्नी। हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था अबाउट द इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस एंड कन्वेंशंस। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे कि NPE 1968, 1986, POA 1992, PWD Act 1995 and RCI Act 1992. Then we have RTE Act 2009. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन इन द नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी इन 2006। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 68। ये हमारे BEd फर्स्ट ईयर का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस फॉर द डिसेबल्स। NPE was important historical event for education in independent India because इससे पहले जो भी हमारी पॉलिसीज आई थी वो हमारे फ्रेमवर्क्स प्रिपेयर करे गए थे वो कम्प्लीटली एक्ट में नहीं आए थे, वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे और किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई लैक रह जाता था। उन सभी को स्टडी करके उन सभी के अंदर जो भी फॉल्ट्स थे, जो भी लैकिंग पॉइंट्स थे, उनको हटाने के लिए देन द NPE 1968 was introduced and it was announced by a former Prime Minister Indira Gandhi in 1968. रिकॉग्नाइज्ड एज रेडिकल रिस्टोरिंग क्योंकि ये एक मेजर चेंज किया गया था एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर और वो चेंजेस इसीलिए किए गए थे ताकि उन पॉलिसीज को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, जो कि सभी कोई उनको यूज़ कर सके। डिसेबल्स भी, माइनॉरिटीज़ के लिए भी ध्यान में रखा गया था, गर्ल्स के लिए भी एंड फॉर द टीचर्स ऑल्सो। ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो सभी के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके अंदर डिसेबल्स के बारे में भी बात करी गई थी जो शायद प्रीवियस पॉलिसीज के अंदर नहीं बताया गया था। सो वी कैन से इन एन अटेम्प्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPE 1968 द इंटीग्रेशन एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इसको हम IEDC भी बोलते हैं, स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन December 1974 फॉर इंटीग्रेटिंग द एजुकेशन। एंड इसके अंदर ये भी डिस्कस करा गया था कि जिन बच्चों को हम इनरोल करते हैं उनको हम अपने स्कूल के अंदर कैसे एडमिट कर सके ताकि अपना प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को कंप्लीट करके ही वहाँ अपने स्कूल से आगे हायर एजुकेशन के अंदर इनरोल कर सकें। So education facilities for the physically and mentally handicapped children should be expanded and attempts should be made to develop integrated programs। जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्कूल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉमन स्कूल्स इसके अंदर कंसेप्ट लेके आया गया था। फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनके लिए हम कुछ इक्विपमेंट्स लेके आ सकते हैं जिससे वो अपने एजुकेशन को ईजिली गेन कर सके, क्योंकि उनके अंदर शायद मेंटली कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता कि वो एजुकेशन को नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं ले सकते हैं। तो द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन was prepared on some principles, and these principles are free and compulsory education, education of teachers, language development, educational opportunities for all and uniform education structure। यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर ये है कि जैसे पहले अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपने अपने स्टेट अलग अलग से कोई प्रोविजंस लेके आती थी, पॉलिसीज लेके आती थी, बट आफ्टर दिस पॉलिसी इट वाज इंश्योर्ड दैट कि जो एक एजुकेशन सिस्टम है यूनिफॉर्म ही होगा। अगर 10th तक के बच्चे स्कूल में स्टडी करते हैं और +1 एंड +2 के बच्चे कॉलेज जाते हैं तो पूरे हमारे कंट्री में ऐसा ही होगा। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके कुछ प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल। इट वाज डिस्कस्ड इन द आर्टिकल 45 हैं जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनके पास ऐसा ये ऑप्शन ना रहे कि हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए फ्री एजुकेशन वाज गिवन इज फॉर अप टू द एज ऑफ 14 years। Then we had a principle लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर क्या किया गया था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर फर्स्ट लैंग्वेज तो होगी उनकी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, जो भी वहाँ पर एरिया की जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पर यूज़ करी जाती है। जैसे कि कहीं पर कोई तमिल लैंग्वेज है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं या कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ पर उसको पढ़ाया जाएगा। देन देयर वाज अ चॉइस, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी वहाँ पर पढ़ाई जाती थी। कई स्कूल्स में संस्कृत भी पढ़ाई गई थी, जैसे हमारे यहाँ पर द क्लास 8th वी हैड संस्कृत लैंग्वेज। हमारे पास ये एक हिंदी लैंग्वेज होती थी, देन वी हैड इंग्लिश लैंग्वेज एंड
संस्कृत लैंग्वेज। और हमारे पास एक चॉइस होती थी कई स्कूल्स में, अलग से किसी लैंग्वेज में कोर्स करना होता था इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर, वो भी कर सकते थे। तो ये जो उसकी डेवलपमेंट की गई थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की गई थी ताकि लैंग्वेज का भी हम अच्छे से यूज़ कर सके, रीजन वाइज भी लैंग्वेज को डेवलप किया जा सके और हमारे कंट्री में भी लैंग्वेज को डेवलप किया जा सके। अगर कोई बाहर वर्क करना चाहता है और इंटरनेशनल लैंग्वेज लर्न करना चाहता है तो उनको वो चांस भी दिया जाए। नेक्स्ट प्रोविजन वी हैव रिलेटेड टू द टीचर्स, स्टेटस इन्वॉल्वमेंट एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। जैसे एट द टाइम वी गॉट द इंडिपेंडेंस, और उस टाइम पे टीचर्स की जॉब को ऐसा कुछ खास रेपुटेशन नहीं दी जाती थी। इस पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया गया था कि टीचर्स को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाएगा, एक प्रॉपर स्टेटस मिलेगा हमारे सोसाइटी के अंदर। इन्वॉल्वमेंट मीन्स जो हमारी इनकम है, जो हमारी सैलरी है टीचर्स को, वो अच्छी सैलरी दी जाएगी ताकि वो मोटिवेट हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स का अपना 100% दे ताकि बच्चे डेवलप कर सकें। देन एजुकेशन ऑफ टीचर्स, टाइम टू टाइम रिसर्च होती रहती है एजुकेशन के अंदर, या कोई भी हमारा सिलेबस है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। उसके लिए था इम्पोर्टेंट द एजुकेशन ऑफ टीचर्स की भी एजुकेशन होती रहेगी अगर वो जॉब के द टीचर एजुकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब ऑल्सो। इसके अंदर हमें टीचर्स को फ्रीडम दी गई थी ताकि वो अपने सिलेबस को, एकेडमिक सिलेबस को चेक करें और उसको रिव्यू भी कर सके। ड्यूरिंग द प्रोफेशन वो अपना रिसर्च वर्क कर सके और तभी भी चेंजेस कर सके और अपनी जो स्टडीज़ है उनको सबमिट कर सके टू द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर चेंजेस। एंड देन वी हैव द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कि जो हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वो सभी को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, बेशक वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो कोई, या मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम हो, फीमेल हो या कोई भी माइनॉरिटीज़ हो, या द प्रोविजंस जो हमारे बताए गए हैं दे आर फैसिलिटीज़ फॉर द डिसेबल्स, ताकि facilities for example we can contribute for the equipments for example abacus, या हमारी जो साइन लैंग्वेज है उसको याद करने के लिए, जो ब्लाइंड है उनके लिए वो हमारी जो ब्रेल होती है वो प्रोवाइड करी जा सकती है, और किसी को मेंटली रिटार्डेड है उनको इतना अंडरस्टैंडिंग उनके डेवलप करी जा सके, वो खुद का नाम बता सके, अपनी फैमिली मेम्बर्स का नाम बता सके, या जैसा उनको जो भी असिस्टिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराए जा सके वो करवा सकते हैं। देन फॉर प्रोमोटिंग द सोशल कोहेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इसका ये एक मेन पॉइंट है। एजुकेशन के थ्रू किसी भी सोसाइटी का एक जो नज़रिया है वो चेंज करा जा सकता है, किसी भी इंटीग्रेशन आता है। हमारे ऐसे कुछ कोर्सेज को हम इंट्रोड्यूस करें जिसके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन को भी सिखाया जाए, सोशल कमिटमेंट भी सिखाया जाए, सभी को साथ रहना, सभी को साथ लेकर चलना। अगर हम एक स्कूल एरिया के अंदर ही हर तरीके के बच्चे को लेकर आएंगे, वहाँ पर क्वाइट स्कूल होगा, गर्ल्स बॉयज साथ में पढ़ेंगी, कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा होगा या मेंटली चैलेंज्ड बच्चा होगा, तो वहीं से एक सोशल कमिटमेंट लेके चलेंगे कि एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते हुए एक साथ कैसे डेवलप किया जा सकता है खुद को। नेक्स्ट वी हैव द एफर्ट्स फॉर बैकवर्ड ट्राइबल पीपल, फॉर बैकवर्ड एंड द ट्राइबल पीपल, ताकि जो बच्चों में है वो जैसे पहले से जो भी चली आ रही है छुआछात की फीलिंग या अनटचेबिलिटी है उसको हटा करके एक नया सोसाइटी को हम स्थापित करेंगे। वी हैव द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड फॉर अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। इसके अंदर हम स्कूल का जो है इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, स्कूल में रैंप लगा सकते हैं, लिफ्ट सिस्टम या जो भी चीज़ें आती हैं वो सब, और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रोवाइड दैम द साइन चार्ट्स, वहाँ से बच्चे देख करके सीखे कि क्या हम साइन लैंग्वेज कैसे याद कर सकते हैं, ब्रेल बुक्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये इसके अंदर आता है। नेक्स्ट वी हैव एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एजुकेशन। जैसे कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर ज़्यादा है तो हम उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इंडस्ट्री एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, IIT हो गया हमारे पास, ITI हो गया, इनके अंदर हम कैसे क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम उनको प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं हम उनको अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए किस टाइप की हम उसको एजुकेशन दे सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कोई जॉब कर सके और इंडिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। कई बार होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है लेकिन हम उसको उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते, उसको फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते, और उस बच्चे को हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है जहाँ पर उसकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकती है जितना वो बचपन में कर सकता था। जैसे कोई बच्चा योगा कर सकता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है बचपन से ही, बट हम उसको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो ये ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो बड़ा होकर वो सब चीज़ें भूल जाएगा, उसके दिमाग से वो सब निकल जाएगा और वो अपने अलग करियर चूज कर सकता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टैलेंट ऑफ द चाइल्ड फॉर गिविंग दैम अ ब्राइट फ्यूचर अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट।
एट द अर्ली स्टेज के अंदर ही हम टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। अब जैसे कि हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर है, अगर हमको सिंगिंग के लिए बोलते तो शायद ना कर पाते जितना अच्छा वो क्रिकेट के अंदर कर पाते हैं। वैसे ही हमारे जो फेमस सिंगर्स हैं हम उनको किसी और फील्ड में भेजते, किसी को मैथमेटिशियन बनाने का सोचते या किसी को प्लेयर बनाते, वो उतना अच्छा उस फील्ड में नहीं कर पाते जितना अच्छा वो सिंगिंग के अंदर कर रहे हैं या किया है उन्होंने। नेक्स्ट वी हैव वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज। नेशनल सर्विसेज जिससे हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक नेशनल कमिटमेंट आएगी, सोसाइटी को एक साथ जोड़ के चलने की फीलिंग आएगी। इसके अंदर हमारे पास एनएसएस है, एनसीसी है, रेड क्रॉस है, बहुत सारी सर्विसेज हम स्कूल लेवल पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे कि फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हो तो हम उसको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, ना कि एकदम से हम एडवांस की तरफ लेके चलेंगे। उसी तरीके से प्रोडक्शन ऑफ द बुक्स फॉर द फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। अभी फिजिकली जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो कोई ब्लाइंड है तो हम उसके लिए ब्रेल लेके आ सकते हैं। अगर कोई सुन नहीं सकता तो हम साइन लैंग्वेज उसके लिए सिखा सकते हैं बच्चों को, उस टाइप की उनको बुक प्रोवाइड करवा सकते हैं। मेंटली जो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है या और कोई उसको डिजीज़ है, जैसे किसी को पढ़ना नहीं आता, हम उसको पिक्चर के थ्रू बच्चे को पढ़ा सकते हैं। पिक्टोरियल बुक्स हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं या ऑडियो बुक्स हम बच्चों के लिए बना सकते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जामिनेशन वी कैन प्रोवाइड एडिशनल टाइम फॉर द डिसेबल स्टूडेंट्स। अगर एग्जामिनेशन हम अलग से उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने उनके बुक डिज़ाइन करी हैं, उन्हीं बुक्स के बेसिस पर हम उनको वैसे ही एग्जाम पैटर्न्स में या एग्जाम कॉपीज़ बना सकते हैं, ब्रेल की फॉर्म में या साइंस की फॉर्म में या पिक्टोरियल एग्जाम्स हम उनके कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज। कोरेस्पोंडेंस है, वी हैव इग्नू, जैसे जो हमारे डेली रेगुलर बेसिस पे नहीं आ जा सकते, फिजिकली डिसेबल्ड है या मेंटली डिसेबल्ड है, उनको रोज आने जाने में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम्स होती है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको एक कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज के थ्रू उनको पढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम एजुकेशन दे सकते हैं। अगर वो दिन में अवेलेबल नहीं है, अगर वो दिन में किसी मेडिकेशन के लिए जा रहे हैं, कोई और भी प्रॉब्लम है, तो उनको शाम के टाइम पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक मेजर स्टेप होता है कि एक समाज के अंदर हमें लिटरेसी को फैलाना, उसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना कि बेशक से वो बच्चा डिसेबल है, बट अगर वो अच्छे से अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेगा, अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो क्या पता वो साइन लैंग्वेज के थ्रू अपनी एजुकेशन पूरी करके एक मैथमेटिशियन बन जाए या कोई और जो है उसका गोल उसको वो अचीव हो। अडल्ट एजुकेशन जो ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी। तो ये थे कुछ एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर द डिसेबल्ड एंड द नॉर्मल चिल्ड्रन ऑल्सो। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एजुकेशनल स्ट्रक्चर। जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर दिया गया था नेशनल पॉलिसी के अंदर वो था 10+2+3 का। नेक्स्ट रिव्यू बाय गवर्नमेंट एवरी 5 years। जो गवर्नमेंट है वो हर 5 साल में पॉलिसी को रिवाइज करेगी, उसके अंदर जो नीडेड चेंजेस है वो लेके आएगी, ताकि कुछ भी उसके अंदर जो फॉल्ट है, कुछ भी कोई लैकिंग पॉइंट्स है उसको वो हटा सके और एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा रेज कर सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस नेशनल पॉलिसी 1968। देन वी कैन राइट कंक्लूजन कि इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे। हिस्टोरिकल रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं, एंड इसको हम कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया था ये हम इसके कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पॉलिसी अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।